नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, शहादत को हमेशा रखा जाएगा याद। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार। बीजेपी नेता द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस मुखर। सरकार पर महिला अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा, राज्य में महिला सुरक्षा के दावे फेल। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग। हरदौर मंत्री सुबोध उनियाल छोड़ रहे तरकश में शब्दों के तीर। भाषा की मर्यादा भूले दिग्गज नेता। और राजधानी देहरादून की सड़कें खस्ता हाल। सड़कों में गड्ढों की भरमार। गड्ढा मुक्त सड़क के दावे हुए फेल। हादसों का शिकार हो रहे राहगीर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले कर लेते हैं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की। खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में स्थित शहीद स्थल पर राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को नमन किया और शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज पृथक राज्य उत्तराखंड बन पाया है। आज प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और उनकी आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% का आरक्षण विधेयक लाकर ये सुनिश्चित कर दिया है। आरक्षण लागू नहीं कर दिया है। हमारी मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बलिदान भी दिया है। नारी शक्ति को नमन करते हुए हमने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए भी 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करके यह भी एक ऐतिहासिक काम किया है। इन महान लोगों ने अपना बलिदान केवल और केवल इसलिए किया क्योंकि वो उत्तराखंड का सुनहरा भविष्य चाहते थे। हम सबका सुनहरा भविष्य चाहते थे। वो उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का उत्थान चाहते थे। एक अलग राज्य चाहते थे। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थों में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके बलिदान और उनके त्याग की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं। राजधानी देहरादून में भी राज्य आंदोलनकारियों ने खटीमा गोलीकांड की बरसी पर कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि राज्य आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य गठन की लड़ाई के दौरान शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि साथियों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड का गठन हुआ है वो सपना साकार हो सके। देखिए, आज शहीद स्मारक देहरादून में हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पे यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। तमाम राज्य आंदोलनकारी आज जो खटीमा जो है इस उत्तराखंड आंदोलन की प्रथम शहादत थी, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। बर्बर तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ था। निश्चित तौर से वो उस राज्य आंदोलन का ऐतिहासिक दिन था। आज उस ऐतिहासिक दिन को, उन शहीदों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो खटीमा जो गोली कांड था, हम उनके शहीदों को 1 सितंबर 1994 से लेकर लगातार अनवरत हर वर्ष यहाँ शहीद स्थल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं कांग्रेसियों ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से खटीमा गोलीकांड के शहीदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उधर कोटद्वार में भी उत्तराखंड विकास पार्टी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को याद किया। बता दें कि इस दौरान
उत्तराखंड विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भू कानून और मूल निवास को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना भी दिया। उधर पार्टी के अध्यक्ष ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाया। पूरे इसीलिए भू कानून की जरूरत है कि जो बाहर के माफिया यहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि उसमें विधायक भी उनको संरक्षण दे रहे हैं, अगर विधायकों ने संरक्षण नहीं दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि ये जो भू कानून, जो जमींदारी विनाश अधिनियम था, उसमें जो बदलाव किए गए वो विधानसभा में तो हुए, तो उन बदलावों के कारण जो है गढ़वालियों और कुमाऊनियों को कल को विस्थापित होना पड़ेगा। गाँव में एक आदमी बाहर का आके बस जा रहा है, उसको हम झेल नहीं पा रहे हैं बाहर के आदमी को, और हमारे किसी से विरोध नहीं है कोई आदमी कहीं जमीन खरीदे, मगर अगर वो वहाँ 20-25 साल पहले रह चुका हो, उसकी वहाँ नौकरी हो, तो वो उस गांव में जमीन खरीदे। वो तो रहता नहीं है वहाँ, तो जमीन क्यों खरीद रहा है वो आखिर। उत्तराखंड कांग्रेस अल्मोड़ा के सल्ट में भाजपा नेता द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ की गई दरिंदगी के मामले को लेकर मुखर है। घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादास जोशी ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें बीजेपी नेता का नाम सामने आया हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने अंकिता हत्याकांड को भी याद दिलाया। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर फेल हो चुकी है। आज तक आप देख रहे होंगे, चाहे उन्नाव कांड में आपका कुलदीप सेंगर हो, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, जिन पर तमाम चारित्रिक आरोप लगे हैं, उत्तराखंड में महेश नेगी का मामला रहा हो, चाहे अन्य लोगों का मामला रहा हो, आज मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में नाबालिग का यौन शोषण हो रहा है। आज सल्ट में जो अल्मोड़ा वीरों की भूमि रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है, जिस सल्ट को सेकंड बारदुलाई कहा जाता है, बारदुलाई में जो सरदार पटेल जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, उससे भी बड़ा आंदोलन सल्ट में के किसानों ने किया था। राज्य देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उसमें बलात्कारी पैदा हो रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी कांग्रेसियों ने राज्य में बढ़ रहे महिला अपराधों के ग्राफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि हल्ला बोल कर रहे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला भी फूंका। इस मौके पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि उन्होंने सरकार से सुनिश्चित कदम उठाने की मांग की है। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तासीन हुई है, तब से लगातार जो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो रुद्रपुर में नर्स का मामला हो, चाहे वो ISBT के पास देहरादून में महिला बच्ची का मामला हो, चाहे उसके अलावा उधम सिंह नगर में मौलवी द्वारा जो कृत्य किया गया है, चाहे वो चंपावत में मामला हो, चाहे उसके अलावा जो सल्ट में भी भाजपा के मंडल अध्यक्ष, सारे के सारे अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों इसमें संलिप्त हैं। उधर गदरपुर पहुंचे की इच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने मृतक नर्स के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तिलक राज बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग कर रही है। देखिए, कानून व्यवस्था हमारे पूरे प्रदेश की और विशेष रूप से उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, और इस कप्तान के रहते हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार राज्य के अंदर भाजपा की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की, हत्याएं की घटनाएं, अभी आप देख लीजिए हरिद्वार, पहाड़ों की घटनाएं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने भी महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में शासन और प्रशासन को चाहिए कि वो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए। वहीं सल्ट मामले को लेकर कमलेश रमन ने कहा कि पार्टी ने आरोपी नेता को निष्कासित कर दिया है। देखिए, अगर महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वाकई गंभीर विषय है, और इसमें शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्ताई से, कड़ाई से इसमें काम करना चाहिए। उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे करना चाहिए जो हमारी बच्चों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित करने का काम कर दिया है। जो मंडल अध्यक्ष है, उनकी प्राथमिकता सदस्यता भी रद्द कर दी है। तो पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए। अगर कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, किसी भी तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो कोई भी दोषी हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे ही पहुंचना चाहिए।
अक्सर अपने राजनीतिक बयानों के चलते दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, और निशाने पर भी ऐसे के जो एक वक्त में हरदा के करीबियों में से एक हुआ करते थे, मंत्री सुबोध उनियाल। जी हां, मंत्री सुबोध उनियाल उनकी उम्र और मानसिक संतुलन पर टिप्पणी कर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। इसके बाद दोनों ही नेताओं के बीच अब जुबानी जंग छिड़ती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी एक आम सी बात है। नेताओं की तरकश से शब्दों के तीर कभी पार्टी को असहज करते हैं तो कभी प्रदेश की सियासत को, लेकिन नेता फिर भी एक दूसरे पर बयानों की बौछार करने से पीछे नहीं हटते। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथी अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। हरदा के इस बयान के बाद बीजेपी ने बयानबाजी की रणभूमि में एंट्री मारी और मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हरीश रावत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसके बाद हरदा और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। हम जिस तरीके से गैरसैंण की एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, विधानसभा भवन बना दिया था, 4 डिवीज़न वहाँ खड़े कर दी थी, ये हुड्डा नाम की संस्था खड़ी करके टाउनशिप की प्लानिंग कर दी थी, हेलीपैड बना दिया था, सड़कें बना दी थी, गैरसैंण चौकुटिया को मिला करके विकास बोर्ड बना दिया था और ज़िला बनाने की प्लानिंग कर ली थी। और हमने उसके साथ जो है सचिवालय बनाने के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रोविज़न करके एक वेबकोस नाम की संस्था को टेंडर दे दिया था और 500 आवासीय भवन बनाने का प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिया था। तो वो सब देखते हुए मैं कह रहा हूँ, यदि उस समय हमारी सरकार को अस्थिर नहीं किया गया होता, वो अस्थिरता का प्रभाव ये पड़ा कि एक वित्तीय वर्ष के 6 महीने, जिसमें 4 महीने तो हमारा बजट ही पारित बजट, विधानसभा द्वारा पारित बजट जो है वो गवर्नर ने दबा दिया केंद्र सरकार के कहने पे, ये धमकी दे करके यदि तुमने पारित किया तो तुमको मिजोरम भेज देंगे। हरीश रावत के इस बयान के बाद कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गंभीर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण पे फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गट में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा हरदा की उम्र और मानसिक संतुलन के साथ राजनीति से संन्यास को लेकर की गई टिप्पणी पर हरदा ने चुटकी ली। हरदा ने कहा कि इससे पहले भी कई लोग इस तरह की आकांक्षा पाल चुके हैं, जिनमें से कुछ बीजेपी में चले गए और कुछ लोग ऊपर चले गए। कई लोग इससे पहले भी इस तरीके की आकांक्षा पाल चुके हैं। कुछ लोग जो है भाजपा में चले गए हैं ऐसी आकांक्षा पालने वाले, कुछ लोग ऐसी आकांक्षा पालने वाले ऊपर भी चले गए हैं। तो ये तो बहुत लोगों की आकांक्षा रही। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि उम्र के हिसाब से पहले ऊपर जाने का समय हरीश रावत का है, बाकी भगवान के ऊपर है। रावत जी के बारे में मैंने आपसे कहा ना, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि उनकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई है, उम्र का असर है। उनके बारे में कुछ कहना गलत है। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी, घर में बुजुर्ग लोग भी कई आप देखते हैं, आपके घर में बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग एक उम्र में आने के बाद बड़बड़ाने लगते हैं। अब घर में बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए। अब उनकी बातों का जवाब क्या दिया जाए? सर, उनका कहना है कि ऐसी आकांक्षा रखने वाले भाजपा में चले गए या ऊपर चले गए। अब बेचारे ऊपर जाने का समय तो उनका है, समय उम्र के हिसाब से जो सही रास्ता प्रभु ने दिया है तो उस हिसाब से तो हम सबसे पहले हरीश रावत जी को जाना है, बाकी तो प्रभु ऊपर वाले की इच्छा। गैरसैंण का मुद्दा प्रदेश में राजनीति का केंद्र बना रहता है, लेकिन इस बार गैरसैंण राजनीतिक दलों के नेताओं ने इसे हादसे पर खड़ा कर दिया है। गैरसैंण में सत्र के बाद से प्रदेश की सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, और जुबानी जंग भी ऐसी जिसमें शब्दों की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर लोहाघाट के नगरपालिका सभागार में जीएसटी विभाग और व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त अखिलेश कुमार शुक्ला ने व्यापारियों को काफी आसान शब्दों में जीएसटी के बारे में बताया, साथ ही उनकी जीएसटी संबंधित समस्याओं को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जीएसटी से संबंधित समस्या होने पर वह उनके कार्यालय में आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। मूल बात यह थी कि हमारे और व्यापारियों के बीच एक हमको कार्यशैली के द्वारा संवादहीनता की स्थिति दिख रही थी। इसकी वजह से जो हमें विभाग की जो महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो व्यापारियों तक पहुंचाना था और एक परस्पर विश्वास भी बनाना था कि हम उनके हित में इस प्रकार से काम करें कि जिससे उन्हें अपना बिजनेस करने में आसानी रहे और राजस्व में जो हमारा टैक्स है उसमें वृद्धि हो। बात शुरू होती है कि व्यापारी को सबसे पहले समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। दूसरी बात, यदि विभाग से कभी कोई नोटिस या कोई भी सूचना आपसे अपेक्षित है उसको समय पर आपको पूरा कर देना चाहिए। राजधानी देहरादून में सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हैं। ये हम नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं जो हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने अपने कैमरे में कैद की है। जी हां, हमारे संवाददाता ने गड्ढा मुक्त अभियान की हकीकत जानने के लिए शहर के अलग अलग हिस्से जैसे कारगी चौक से डोईवाला और सहारनपुर चौक की सड़कों पर पड़ताल की। यही नहीं, वहां रह रहे स्थानीय लोग और वहां से गुजरने वाले राहगीरों की परेशानियों को भी जाना। प्रदेश में मानसून का सीजन जारी है। लगातार भारी बारिश हो रही थी, लेकिन पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो बारिश थमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में अक्सर जाम की समस्या, गड्ढों की समस्या हमेशा देखने को मिलती है। वहीं आज हम आपको जो देहरादून में जो गड्ढों की समस्या को लेकर आपके सामने आए हैं। जी हाँ, हम इस समय जो कारगी चौक से हरिद्वार के लिए रास्ता जाता है, जो बीच में डोईवाला पड़ता है, उसके रास्ते पे हम खड़े हैं। उस पैच को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सड़क है, सड़क कम है और गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह की हालत, ये करीब 10 किलोमीटर का जो पैच बना हुआ है सड़क का, ये ऐसी ही सड़क पूरे 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि ये 10 किलोमीटर तक ये सड़क टूटी हुई है। यही हालत देहरादून के कई ऐसे क्षेत्रों में, मथुरावाला, अजबपुर, सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक, ऐसे कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इन गड्ढों की वजह से, हालांकि पिछले 3-4 दिनों से बारिश थोड़ी रुकी हुई है, धूल मिट्टी उड़ रही है, पर लेकिन जब लगातार बारिश देखने को मिलती है, इन्हीं गड्ढों में कई लोग गिर जाते हैं, चोटें आते हैं, घायल होते हैं। लेकिन जो प्रशासन है, प्रशासन सूद नहीं ले रहा है। हालांकि जिलाधिकारी ने कहा था कि देहरादून को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन ये जो गड्ढा मुक्त है, सड़क को ख़त्म करने, साफ सही बनाने वाली बात है, ये कब तक की जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं कि इन्हें किस तरह की दिक्कत होती है और ये सड़क कब से टूटी हुई है। इनसे हम जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कुंदन सिंह रावत। भाई साहब, ये जो पैच है कितने किलोमीटर का है, कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बरसात भी आ रही थी पिछले दिनों से, लगातार भारी बारिश थी, तो ऐसे बरसात में किन किन की दिक्कतों का सामना देखने को मिला? यहाँ पर ये जो है कारगी से और नौका करीब 10-11 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं पिछले करीब 1.5-2 साल से। कभी पानी की लाइन, कभी सीवर लाइन, कभी गैस की लाइन, हर 1-2 महीने बाद खुदाई होती रहती है, गड्ढे होते रहते हैं। और जो जितनी भी स्कीम है कि मुख्यमंत्री गड्ढा भरो, किसी में भी कंप्लेंट करो, कोई गड्ढे नहीं भरते। जो गड्ढे बनाने हैं पूरी तरह से जो है उसकी खुदाई नहीं हो रखी है। कहीं बताते हैं कि अभी हमारे पास काम नहीं है, अभी बारिश का सीज़न है। इस प्रकार से लोग, जनता बहुत परेशान है और लोग चाह रहे हैं कि जो है जल्दी से जल्दी इस सड़क का जो है सुधार हो और इस पर जो है गड्ढा मुक्त हो। शंकर जी, सड़कों की हालत बुरी है, गड्ढे हैं, ऐसे में किस तरह की दिक्कतों का सामना देखने को मिल रहा है? बरसात की भी चल रही थी पिछले दिनों, तो कैसे सर बहुत बुरे हाल थे यहाँ के। तो
मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, धूल मट्टी पानी पानी गड्ढे, मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं लोगों के, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। लगातार 1 साल हो चुका है, 1 साल से मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग। और जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे स्थिति ऐसी हो जाती है सुबह के समय पे, जब ऑफिस का समय होता है तो जाम की स्थिति देखने को मिलती है। लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम अगर इस जगह की तरफ भी दिखाना चाहेंगे, अभी हमने आपको इधर को दिखाया था जो प्रिंस चौक की तरफ जो रास्ता जाता है। अब ये जो रास्ता जाता है ये सहारनपुर रोड कहलाई जाती है, ये भी मुख्य रोड है। और यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से भी करीब 500 मीटर से अधिक सड़क टूटी हुई है, जिससे कि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार जो राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि देहरादून को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन ये जो गड्ढा मुक्त है सड़कों को कब किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वर्तमान में जो आम जनता है, आम जनता को इन गड्ढों से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धूल मिट्टी उड़ती है, बरसात आती है, भारी बारिश के वजह से गड्ढों में जो गाड़ी वाले हैं गिर जाते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाते हैं। अब ये जो सड़क टूटी हुई है कब तक सही होती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उधर श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने लव जिहाद मामले को लेकर कोतवाली का घेराव किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के युवक ने सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर स्थानीय युवती को प्रेम जाल में फंसाया। लोगों का आरोप है कि युवक युवती की बातचीत का ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा था और उसे फंसाने की साजिश रच रहा था। ऐसे में अब भाजपा नेता लखपत भंडारी ने पुलिस प्रशासन से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने की मांग की है। श्रीनगर में क्या हो रहा, श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा कि लगातार हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो, क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो। उधर रुड़की के गंगनहर कोतवाली में पानी की टंकी के नीचे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मोनी उर्फ हरीश भैया और भैया ये पड़ाव स्कूल में से मिले हैं पढ़े हुए, और उसमें क्या हुआ है, हमारे जो ये क्या देते हैं मच्छी बाज़ार जो है, मच्छी बाज़ार के जस्ट बराबर से मिला है। मच्छी जस्ट बराबर जो है हमारा, उसमें मच्छी बाज़ार में पूरा इस काम को करते हैं लोग बाग, वो सले स्मैक विस्मैक और सारे काम करते हैं। अच्छा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। खटीमा गोलीकांड की बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम धामी बोले, शहादत को हमेशा रखा जाएगा याद। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार कर रही सरकार। बीजेपी नेता द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कांग्रेस मुखर, सरकार पर महिला अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा, राज्य में महिला सुरक्षा के दावे फेल। उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग। हरदौर मंत्री सुबोध उनियाल छोड़ रहे तरकश में शब्दों के तीर। भाषा की मर्यादा भूले दिग्गज नेता। और राजधानी देहरादून की सड़कें खस्ता हाल, सड़कों में गड्ढों की भरमार। गड्ढा मुक्त सड़क के दावे हुए फेल, हादसों का शिकार हो रहे राहगीर।